बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पिछले चंद दिन से बजट डिस्कस हो रहा है, लेकिन जब से बजट डिस्कस हो रहा है और जब से बजट पेश किया गया है, हम लोगों को बजट में क्या लिखा गया है इससे ज्यादा जेनेरिक बातें सुनने को मिली। कल ही परवेज खटक साहब अपनी तकरीर में कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूं कि गुर्बत कम हुई है, हमें गरीब ढूंढ के दिखा दें। अब मुझे इस बात से ये समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कि गरीबों को खत्म किया है या गुर्बत को खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन की स्पीचेस के अंदर भी कहीं किसी तरीके से बजट में क्या लिखा है और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं बजट के अंदर, वो बताने से ज्यादा ये चीज सुनाई दी कि हम लोगों ने अपनी हुकूमतों में क्या किया और ये हुकूमत जो है एक जेनेरिक टर्म्स के अंदर क्या कर रही है या कितना जुल्म कर रही है। ना, एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मैं ये सवाल करना चाहूंगी आप सबकी तरफ से कि हुकूमत और अपोजिशन का क्या ये काम नहीं कि वो हमें आगाही दें उन मैटर्स के हवाले से जो कि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होने के काबिल हैं, ना ये कि गालम गलोच, तानाजनी और फिक्रेबाजी की जाए। एनीहाउ, इसके अलावा आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्पीच हुई। ताहिर सादक साहब ने स्पीच की, पीटीआई के एमएनए हैं, वो कहते हैं कि एक तरफ तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम लोगों की ही अगली हुकूमत आएगी, लेकिन करप्शन और बदनज़मी की वजह से ये हुकूमत नहीं आ सकती या ना आने का खदशा है। उन्होंने उन लोगों की तरफ भी इशारा कर दिया जो नॉन इलेक्टेड या अनइलेक्टेड लोग हैं, जो कि एसएपीएम्स बने बैठे हैं या एडवाइजर बने बैठे हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा वो सुनिएगा। उसके बाद जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, ये जो गैर मुंतखब नॉन इलेक्टेड आपके एडवाइजर्स हैं, जो जनाब पीएम साहब को मिसगाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्म करते हैं और उनको मिसगाइड करते हैं, इनसे छुटकारा हासिल करें अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर बेहतरी आए। इनको ये लग रहा है कि इनका ये बयानिया आना जरूरी है कि अगला इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा। अभी से एक प्लानिंग के तहत ये इंप्रेशन दिया जाता है कि अगला इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा, क्योंकि नजर आ रहा है कि अगले 5 साल फिर इमरान खान के। तो ये तो हुकूमती हलकों की तरफ से ही सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि करप्शन जो पुरानी हुकूमतों के ऊपर इल्जाम लगता है और लगता आया है और शायद उसके अंदर कोई सदाकत भी हो, वो इस हुकूमत के अंदर भी आकर तब्दील नहीं हुई। तो तब्दीली की हुकूमत के बावजूद भी तब्दीली आ नहीं पाई। इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज आल्सो वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आपने भी ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सीनियर तज्जियाकार और एक ऐसी शख्सियत जो कि आप सभी जानते हैं, जनरल गुलाम मुस्तफा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर बाकायदा शो का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सबसे पहले जैन साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैन साहब, हम हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सुनते हैं कि पिछली हुकूमतें करप्ट थी इसलिए निजाम गड़बड़ हो गया। आज भी फवाद चौधरी ने कहा कि जी द लास्ट गवर्नमेंट, द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, चाहे वो पीएमएलएन की हो या पीपल्स पार्टी की हो, उनकी गड़बड़ों की वजह से आज मामलात गड़बड़ है। लेकिन आज कौमी असम्बली के अंदर सबके सामने, स्पीकर के सामने, सारे लोगों के सामने कौमी असम्बली के मेंबर ताहिर सादिक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही यानी अपनी ही जमात के खिलाफ वही चार्जेस लगा दिए जो कि पीटीआई दूसरी जमातों के खिलाफ लगाती थी। क्या तब्दीली भी कुछ तब्दील नहीं कर सकी जैनल साहब? देखिए, हम जिस मसले की तरफ हम इशारा कर रहे हैं ना, ये सो फार गॉन डीप इनटू द रूट्स, और इसको जो एलिमिनेशन का जो भी कोई सोच रहे हैं हम और जो तरीकेकार है हमारा बदकिस्मती से, और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम कह लीजिए, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम कह लीजिए, the entire lot is so rotten and so weak and so I would say archaic, ये डिलीवर कर ही नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ये है कि बदनवानी हुई है कि नहीं हुई है, किसने की है किसने नहीं की है, अभी मैं बोल पे सुन रहा था तो वहां पे लगारी साहब वो कुछ और यही फरमा रहे थे कि जो रेट्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं पंजाब में, और आम लोगों से बात करें तभी ये शिकायतें मिलती हैं आपसे। तो बदकिस्मती ये है कि हमने तब्दीली की तवक्को थी हमें, और जो हमें तवक्कात थी कि हम सारे सिस्टम को लेके चलेंगे और तेजी से फैसले होंगे, वो हो नहीं सकते।
और इसलिए हुए भी नहीं है। और जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है हुकूमत, जो इक़दामात वो कर सकती थी प्रैक्टिकली उनके जो कंट्रोल में था, वहां पर भी उनको आपको नाकामी नजर आती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तरीके कि आप चाहे पर्दापोशी कह लीजिए या कोई सियासी उनके मफादात के निगहदाश्त कह लीजिए, जो है वटेवर आप कह लीजिए, हालात वो नहीं है जो आम आदमी जिसका तवक्को कर रहा था। मतलब माफिया तो लेके आए सामने, लेकिन किसी एक माफिया को भी काफिले के दार तक अब नहीं पहुंचा सके। और उसमें हुकूमत का कसूर तो जो है ही है, इसमें हमारा जो सिस्टम है सारा वो बाय इटसेल्फ भी इसकी एक्चुअली वो उससे बेनिफिट करते हैं लोग सारे। राइट जल साहब। अच्छा सैफुर रहमान साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेकर आऊंगी। ये ताहिर सादिक साहब का ये इल्जाम लगाना, और स्पेशली कंसिडरिंग कि पंजाब के हवाले से हमें कहानियां सुनने को मिल रही हैं, कहानियां नहीं बल्कि प्रूफ और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ हम लोगों को करप्शन की दास्तानें सुनने को मिल रही हैं। कंसिडरिंग कि उस्मान बुज़दार साहब, उनके कुछ करीबी लोग, उनके ऊपर भी इल्जामात लग रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है सैफुर रहमान साहब? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ये तो वो जमात है जो कि खान साहब की लीडरशिप के अंदर करप्शन को खत्म करने आई। नहीं, देखिए रियलिटी तो आई थिंक इज वेरी क्वाइट वेल नोन। जिसको ये छुपाने की भी कोशिश कर रहे थे, ये तो उसी एक गिरदाब में फंसे हुए हैं जो इलेक्टेबल्स का था और तब्दीली का नारा लगाया जैसे बड़े कोई रेवोल्यूशनरी होते हैं, तो जिसमें हम ये गुमा होता था अवाम को कि शायद जुल्फकार अली भुट्टो का एक 1970 का दौर आ गया जिसमें इलेक्टेबल्स वाज नेवर द प्रायोरिटी। तो उसमें यह था कि जो भी लोग एक अवामी रेले में आएंगे, अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, उनकी उमंगों से हम आहंग होंगे, उनको अवाम वोट देंगे और अवाम और उनके जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनमें एक कनेक्टिविटी होगी और वो आगे जाके को डिलीवर करेंगे। तो यहाँ तो पहले दिन से ही इसकी जो बुनियाद रखी गई वो यही थी कि तमाम वो इलेक्टेबल, तमाम आजमाए हुए लोग, वही पुराने आउटडेटेड सारा वो सिस्टम के सारे जो उसके अलमबरदार थे। और करप्शन का तो आपको पता ही है, कौन सी करप्शन की ये बात करते हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे माजी में शहबाज शरीफ कहते थे मैं एक ढेले की करप्शन ही करता। तो मैंने उन्हें पूछा जनाब कि क्या पटवारी, आपका SDO, आपका SHO, आपका महकमा नहर या बाकी जितने लोग हैं उन्होंने करप्शन खत्म कर दिया? तो कहते नहीं वो एक अलग इशू है। अब जब हम इनको पूछते हैं PTI वालों को तो ये भी कहते हैं कि हाँ जी वो ठीक है, वी आर ट्राइंग टू इरेडिकेट करप्शन, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। लेकिन आज जैसे उनके रुकन जो आज बोल पड़े तो बिल्कुल आई थिंक ये इंट्रोस्पेक्शन की तरफ बात जा रही है और कुछ ऐसी आवाजें उठ रही हैं उनके अंदर से भी जो समझ रही हैं कि यहाँ पे तो सारा वो एक तवाइफुल मलूकी है सर। अब नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, वो किसी ना किसी का कोई नॉमिनी है, कोई किसी का सिलेक्टेड है, कोई किसी इशारे पे आगे ओहदेदार बन जाता है और फिर वो जिस तरह भी हो वो इस हमाम में जो है वो पूरे का पूरा अपने हाथ रखते हैं और बहती गंगा में और वो एंजॉय कर रहे हैं। दे आर एंजॉयिंग पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल। ये तो गैंग अप हुए हुए हैं लोग, ये गैंगिंग अप अगेंस्ट द कॉमन मैन है। कॉमन मैन तो सफर कर रहा है उसी तरह ही। वज़ीर आज़म तो खुद ऑन रिकॉर्ड हैं और कहते थे कि जी जहां पे महंगाई होगी इसका मतलब वज़ीर आज़म करप्ट होंगे। 8 रुपए यूनिट के बिल्स जलाते थे, आज वो 24-25 को यूनिट पहुंचा हुआ है। दिस इज ऑल ड्यू टू करप्शन। करप्शन किसे कहते हैं? मेरी नजर में इनएफिशिएंसी, नेपोटिज्म एंड योर परवर्ट जो सोच है आपकी वो भी करप्शन है। ये करप्शन सिर्फ आप उसको ही कहते हैं जो पटवारी आपसे 50 रुपए या 50,000 पकड़ता है। आप जब डिलीवरी नहीं कर पा रहे, कुछ सिस्टम को स्ट्रेटजी आपने बनाई नहीं, आप फोर्स ही नहीं कर सके चीजों को, उनको फोर्स टाल नहीं कर सके, तो ये मॉडल किस तरफ जा रहा है? राइट। अच्छा सैफुर रहमान साहब, लेकिन कल शौकत तरीन साहब की आपने स्पीच सुनी होगी, उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली जो बातें कही उसके अंदर तो ऐसा लगता है कि जैसे डिलीवरी तो हो रही है, दे आर ट्राइंग टू डिलीवर, दे आर ट्राइंग टू फिक्स अप अ मेस्ड अप सिस्टम, लेकिन कुछ वक्त दरकार है। 3 साल गुजर गए हैं, आगे भी वक्त लगेगा, मामलात इतने खराब हो गए थे। डू यू अग्री टू दैट सैफुर रहमान साहब? नहीं देखें आप टाइम देखें, ये टाइम फैक्टर है। देखो दुनिया फास्ट ट्रैक पे चल रही है। अब वो दौर गुजर गया कि जब आप कोई एक स्कीम बनाते थे और उसके बाद अब जैसे चाइना की आपको फास्ट प्रोग्रेस, और दुनिया में हमने खुद देखा, मैंने चाइना 4 मरतबा गया, उनका जितनी मरतबा भी मैं गया अगली पिछली दफा से वो 100 गुना आगे बढ़े होते हैं। अब स्पीड का दौर है, आप ये नहीं कह सकते, यू कांट मेक एक्सक्यूजेज। मुझे याद पड़ता है और लेकिन मैं इसके बारे में ये कहता हूं
ये जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं वो गवर्नमेंट इन द वेटिंग होती है। जब ये ऑपोजिशन में तो 22 साल ये इसको मेले ठेले करते रहे, धूम धड़के करते रहे। अगर 22 साल में कुछ शेडो बजट बनाए होते, शेडो प्लानिंग की होती, कोई मंसूबे बनाए होते, कोई दुनिया के साथ राब्ते किए होते, आपस में कनेक्टिविटी बनाई होती, तो अगर आते ही जैसे अगर कोई रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जब उनके हाथ तब्दीली होती है तो ओवरनाइट पूरी तब्दीली होती, पूरे का पूरा मास्टर प्लान तैयार होता है। ये नहीं होता आगे वो कहेंगे जी अब हम चूंकि आए हैं पहले हम आजमाएंगे, पहले हम ट्रायल बेसिस पे चलेंगे, विल पुट द थिंग्स ऑन द रेल्स, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगी, फिर जाके। ये आज तो फास्ट ट्रैक का दौर है और जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसको कोई माफी नहीं है कि वो आप कह रहे कि जनाब ये 5 साल का बैकलॉग है, ये 20 साल का बैकलॉग है। नो हेल विद द बैकलॉग, छोड़े जी बैकलॉग को, आगे बढ़े। आपने आगे क्या आप दिया लोगों को, रोड मैप क्या दिया या लोगों को आपने इंटेग्रेट किया सिस्टम में? नहीं, कोई इंटेग्रेट ही नहीं किया आपने। लोग तो पूरे आइसोलेट हुए, डिटैच है। जिस गवर्नेंस के मॉडल पे ये चल रही है हुकूमत, वो तो अगर माजी की गवर्नमेंट से भी कोई खास मुख्तलिफ नहीं है। यानी हम तो तब्दीली की तवक्को करके बैठे थे, तो यहाँ पे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। वही चीज, वही करप्शन, वही परवर्ट लोग, वही सोचें, वही डिस्कनेक्ट विद द पीपल। और फिर कल खटक साहब तो कह रहे हैं जी महंगाई जो है वो तो महंगाई को भी जस्टिफाई करके, अब ये भी कोई कमाल है। राइट सफर रहमान साहब। पराचा साहब, बजट की जितने भी सेशन हुए हैं उसके अंदर बजट से ज्यादा हम लोगों को या तो अपने तारीफों के पुल बांधते हुए तमाम लोग सुनाई दिए या फिर हमें ये बताते हुए सुनाई दिए कि अगले की हुकूमत का कितना कसूर था। ऑपोजिशन ट्रेजरी बेंचेस पे इल्जाम लगा रही है, ट्रेजरी बेंचेस ऑपोजिशन पे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आप जो ताहिर सादिक साहब की स्पीच है, आप उसको किस तरह से देखते हैं पराचा साहब? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेजर ताहिर सादिक साहब ने की है। अटक से वो कौमी असेंबली के रुकन हैं और वो मसलसल जीतते हैं। अभी 2 सीटें उनके पास हैं, उनके बेटे भी MNA हैं जो डायरेक्ट लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं और वो तहरीक इंसाफ में हैं। तो आजकल उनको फिक्र लगी हुई है और बड़ी जेन्युइन फिक्र है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हुई है उस महंगाई की वजह से आम आदमी नाला हो चुका है, आम आदमी बेजार हो चुका है। वैसे तो PTI के लोगों से बात की जाए तो वो पहले कहा करते थे कि जी मीडिया जो है प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कहा कि एक ऐसा इशू महंगाई है जिसकी वजह से उन्हें सारी सारी रात नींद नहीं आती, तो तब जाके ये जो दूसरे PTI के लोग हैं जो मुंतखब नहीं हो सकते या जो तर्जमान रखे हुए हैं, अब वो थोड़ा इस बात पे कम तनकीद करते हैं, क्योंकि उनके अपने वजीर आज़म ने, उनके पार्टी चेयरमैन ने खुद कहा कि मुझे तो सारी रात नींद नहीं आती महंगाई की वजह से। दूसरा इशू है करप्शन वाला। देखिए, जो करप्शन, जो स्ट्रक्चर करप्शन का है, और खुद वजीर आज़म साहब भी कई बार इसका इजहार कर चुके हैं कि नीचे लेवल पे जो करप्शन है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। करप्शन कौन करता है? थानेदार करता है, थाने का मुहर्रर करता है, थाने का मुंशी सिपाही करता है, पटवारी करता है, तहसीलदार के लेवल पे होती है वो मजिस्ट्रेट। फिर जैसे ये स्ट्रक्चर बनता है रेवेन्यू का या लॉ इन्फोर्समेंट का, यानी पुलिस की बात कर रहा हूँ, वो करप्शन करते हैं। वो तो है अपनी जगह पे। मसलन जज के रीडर हैं, वो पैसे ले, जब तक पैसे न दिए जाएं वो आपको फोटोकॉपी नहीं देते। तो माशरा जो तंग हुआ, वो माशरा तो इन लोगों से तंग है। राइट, पराचा साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर हियर, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि ये तो वो लेवल की करप्शन है ना जिसको शायद ऊपर के लेवल से कंट्रोल करना कुछ देर का काम है, या इट विल टेक सम टाइम। लेकिन जहां टॉप लेवल पर करप्शन हो रही है पराचा साहब, उसका क्या करें? यानी अगर किसी सूबे का टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट करप्शन कर रहा हो या अपने इर्द गिर्द के लोगों से करप्शन करवा रहा हो या फोर्स कर रहा हो लोगों को करप्शन करने पे, और अगर कोई करप्शन ना करे तो उसको ओहदे से हटा दिया जाए, तो फिर पराचा साहब उसका क्या किया जाए? नहीं, करप्शन छोटी नहीं होती, कभी छोटी नहीं होती। अगर एक मर्डर केस हुआ है तो वो करप्शन बड़ी होगी, अगर वो जमीन का केस है तो करप्शन बड़ी होती है। ये मत कहें कि जी तहसीलदार के लेवल पे या SP के लेवल पे या जज के हवाले से कोई करप्शन छोटी होती है। कोई करप्शन नहीं छोटी होती, बड़ी बड़ी करप्शन होती है। ये जो आप कह रही हैं कि किसी चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार या दूसरे, जब तक ब्यूरोक्रेट मिला हुआ ना हो, वो चाहे वजीर आजम क्यों ना हो, अगर तो ब्यूरोक्रेट
या मिनिस्टर क्यों ना हो, फेडरल मिनिस्टर, अगर उसका सेक्रेटरी, उसका एडिशनल सेक्रेटरी, उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी, सूबे में भी अगर सेक्रेटरी और नीचे वाले नहीं मिले हो तो मिनिस्टर करप्शन कर ही नहीं सकता, वजीर आजम करप्शन कर ही नहीं सकता जब तक ब्यूरोक्रेट मिला हुआ ना हो, जब तक वो बताए नहीं कि रूल्स को ऐसे बाईपास किया जा सकता है, ऐसे बाईपास किया जा सकता है, रूल्स ऐसे सस्पेंड किए जा सकते हैं। ये तो ड्रामा लगाया हुआ है कि सिर्फ सियासतदान करप्शन करते हैं। सियासतदान तो 20% या 10% के हिस्सेदार होते हैं, बाकी तो जो 80-90% होता है वो तो उधर साहब के घर में जाता है। और इसलिए जब ये रिटायर होते हैं बड़े ओहदों वाले तो अक्सर जाके लंदन में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, वो तो पाकिस्तान में रहना गवारा ही नहीं करते। इसलिए ये जो कहा जाता है कि जी छोटी करप्शन है, करप्शन छोटी नहीं होती, करप्शन मतलब है बड़ी करप्शन होती है और ग्रॉस रूट लेवल पर करप्शन होती है। राइट अच्छा बरार साहब, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद पंजाब के हवाले से ही जनरल गुलाम मुस्तफा साहब की तरफ सवाल लेकर आएंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहब, हम पंजाब के बारे में बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने भी पंजाब की बात की। पंजाब के हवाले से बड़ी बड़ी करप्शन की दास्तानें कुछ सामने आ गई आवाम के, अभी कुछ और रहती हैं जो कि अभी बड़ी दबी हुई हैं, लेकिन कुछ शवाहिद सामने आ चुके हैं कुछ लोगों के, चंद लोगों के। वजीर आजम साहब के सामने भी बहुत सारी बातें रखी गई हैं इस हवाले से, लेकिन आपके सामने कुछ शवाहिद के साथ दास्तानें आ रही हैं जनरल साहब, आपके काफी लिंक्स वगैरह हैं। देखिए, खबरें तो आप जितना मर्जी कोशिश कर ले आप इनसे बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको खबर, अफवाह इस किस्म की चलती आपको मिल जाती है। ये सब देखिए, जब तक आप कोई सामने एक स्पेसिफिक केस लेके उसको अल्टीमेटली मंतक़ अंजाम तक नहीं पहुंचा देते और आप इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, और आपको नजर आता है कि जब आप सियासी जो आपको एक्सपीरियंसीज हैं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंसीज हैं, उसी वजह से आपको कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, तो फिर इस काम को आप कैसे रोक सकते हैं आप इसको? अच्छा सैफुर रहमान साहब, आप थोड़ी देर पहले परवेज खटक साहब की बात कर रहे थे, मैंने भी अपने बताइए में बात की। परवेज खटक साहब शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि गुर्बत कम हुई है, गरीब ढूंढ के दिखा दें। ये आज के एक अखबार की शह सुर्खी है। क्या गरीब खत्म हो गया या गुर्बत खत्म हो गई है, ये जरा मुझे समझा दीजिएगा। आप देखें, अब तो जो फिगर्स आ रही हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि 40% को भी बड़ी तेजी से क्रॉस कर गए हैं पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं जो लोग। और फिर ये छोड़ें, देखिए हमें बहुत से प्रोग्राम्स में हमें बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे साथ बैठे होते हैं, वो बहस करते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, करंट अकाउंट डेफिसिट और ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो, रेवेन्यूज, कलेक्शन, एक्सपोर्ट का इतना बढ़ गया है। मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर आप एक और इंडेक्स भी बना लें ये सारे इंडेक्सेस से हट के, कि पीपल सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स भी है, आपको इल्म में होगा, यूनाइटेड नेशंस का बाकायदा हैप्पीनेस इंडेक्स भी है, उसमें तो आप कहीं पे दुनिया के जो बॉटम के जो कंट्रीज हैं उसमें आप फॉल कर रहे हैं। तो क्या हम लोगों में बैठते उठते नहीं है कि हम आवाम नहीं है? हम नहीं देखते कि किचन किस तरह चल रहा है लोगों का, वो यूटिलिटी बिल्स पे कर पाते हैं कि नहीं पाते? तो दिस इज मिजरी। अगर वो इतनी जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहे हैं तो क्या मैं उस पे फख्र कर सकता हूं कि जी मैं, ठीक है गवर्नमेंट्स को मुश्किलात होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, कोई बैकलॉग भी होते हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई तो ना करें कि जी महंगाई है, कोई बात नहीं, गरीब जो है गालिबन को गरीब कंसर्न नहीं है हुकूमत वक्त का, वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस से बस आगे बढ़ रहे हैं और समझते हैं ठीक है मुमकिन है वो 50 लाख नौकरियां कोई अगले 10-20 साल का कोई उनका मंसूबा हो, लेकिन आने वाले वक्त का तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, ना उनके सेलेक्टर्स दे सकते हैं। ये तो बहरहाल एक खामखाई को सेल्फ कॉन्फिडेंस में मुब्तला है। राइट अच्छा सैफुर रहमान साहब, यही सवाल जरा मुझे जनरल साहब की तरफ भी लेकर जा रहे थे। जनरल साहब, गुर्बत तो हमारे मुल्क में कम हो ऐसा मुझे तो किसी दौर में भी नजर नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली गरीब से गरीबतर होता हुआ ही नजर आया हम लोगों को। अभी परवेज खटक साहब का भी यही एक क्लेम है कि हम लोगों ने गुर्बत कम कर दी है, इससे पहले हुकूमतें भी यही क्लेम करती आई हैं। गुर्बत खत्म हो रही है जनरल साहब? देखिए, गुर्बत का जो आप जिक्र कर रही है ना, इसमें चाहे वो शहबाज शरीफ साहब थे, चाहे वो पीस पार्टी थी, चाहे अब पीटीआई है, आप बजट में होने वाली तकरीर को सिर्फ एक नजर से देखिए, इनमें से किसी ने कोई ठोस तजावीज दी अल्टरनेटिव्स टू व्हाट बजट इज प्रेजेंटिंग यू? नंबर 1। नंबर 2, आप अगर इनसे पूछिए जिस तरीके से बजट किताबें उठाकर उन्होंने फेंकी हैं, किसी ने इसको पढ़ने की जहमत भी की है?
और नंबर 3 जो गुर्बत की हम बात करें ना, गुर्बत पाकिस्तान की एक हकीकत है, बहुत तल्ख है, हकीकत है, आप इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। मैं अभी आपसे फोन से पहले, मुझे मेरे अपने तोफाने के हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वो वफात पा गए हैं, उनका बेटा क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर, ही इज सर्विंग समवेयर हेड ऑफ एबटाबाद, बच्चे उसकी फैमिली है लाहौर में। यू नो हाउ मच पे इज गेटिंग? 30,000, 30,000 रुपया आपके क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर को मिल रहा है। ये तक ऐसे में आम आदमी की आप बात जब करती हैं तो किचन चलाना मेरे लिए मुश्किल है। हमारे ख्याल ये था कि शायद घर में झगड़े खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब भी यही हाल है, मुश्किलात बढ़ रही हैं आपकी, आप डिनाई नहीं कर सकते। डिनाइल में जाके तो फिर आप मामले को हल कर सकते ही नहीं है। इसलिए मैं तो फ्रैंकली जो स्पीचेस हो रही हैं असेंबली में, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, चाहे वो बिलावल साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, आप जो बाकी जो कर। कल रात हाल देखा था आपने, पाकिस्तान के सबसे अहम बहस हो रही थी असेंबली में, आदमी 16 थे सिर्फ, 14 ऑपोजिशन के, 2 गवर्नमेंट के थे। राइट। अच्छा पराजा साहब, एक और चीज जिसके बारे में ताहिर साहब बात कर रहे थे वो भी बड़ी जरूरी है। वो कहते हैं कि मामलात ठीक हो जाएं, ये वो टोला नहीं चाहता जो अनइलेक्टेड है। ऐसे पीएम से कितने, मैं नाम गिन देती हूँ कुछ, शहबाज गिल हैं, शहजाद अकबर हैं, फिर उसके बाद नदीम बाबर थे, रजाक दाऊद हैं, उसके बाद फिर पंजाब में आ जाएं, वो सबके गिरबान पकड़ने वाली फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं। कितने लंबी कतारें ऐसे पीएम्स की, एडवाइजर्स की जो कि इलेक्टेड नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने इलेक्टेड मेंबर्स अल्टीमेटली इससे शिकवा शिकायत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। पराचा साहब, ये बात इनकी सही है? एक ताहिर साहब ने जो पॉइंट उठाया है पीटीआई के बारे में, जो गैर मुंतखब लोग हैं वही फसाद की जड़ है बुनियादी तौर पर। उनका बयान आ जाए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए और वो लगे रहते हैं उसमें। मैं फिर कहूंगा कि जो मुंतखब होकर आए हैं हुकूमत में, उनकी शायद उतनी से नहीं है जितनी इन गैर मुंतखब लोगों की है, जिन्होंने खुद वज़रा कह रहे होते हैं, खुद MNAs कह रहे होते हैं कि जी अभी जिन साहब का आप जिक्र कर रही हैं वो तहरीक इंसाफ के टिकट के मुंतखब हुए हैं और उनके पास 2 सीटें हैं। वो यही शिकायत करते हैं कि वजीर आजम के इर्द गिर्द इन लोगों ने घेरा डाला हुआ है, वजीर आजम की एक्सेस है नहीं MNAs तक, बड़ी मुश्किल से कभी कभी मुलाकात हो जाती है मुंतखब अराकीन की। और जो फसाद चल रहे, अभी देखे ना, करप्शन की बात आप कर रही थी, नदीम बाबर कोई मुंतखब रुकन था, वो दुनिया में मुफ्त पेट्रोल मिल रहा था, पाकिस्तान में पैसे से नहीं मिल रहा था, और 70 अरब रुपए की हेर फेर हुई। किधर है नदीम बाबर? अब आराम से कमा के चला गया। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब आए थे, बड़े पता नहीं कहां से अफलातून आ गए थे, हाँ, उनका अभी तक नैब के अंदर वो नोटिस लिया हुआ है नैब ने, वो किधर है? कोई पता सुर नहीं है। एक और मोहतरमा आई थी, पता नहीं सिंगापुर से उठा के लाए थे, और पता चला को जितना बाहर से पैसा आता था वो अपने अकाउंट में रखती थी, उनको भी हटा दिया गया। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मसलन ये चीनी स्कैंडल जब बना, तहकीकात हुई, तो आज तक तो किसी को सजा नहीं मिली। किसने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, किसने समरी मंजूर करवाई, किसने प्रेस किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि फौरन इसकी जो है ना वो अप्रूवल दें, क्योंकि ICC ने और कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, वो भी गैर मुंतखब साहब हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद बैठे हुए हैं। तो ये तो PTI के अंदर का मसला है, PTI को सोचना चाहिए। जो हुकूमत देखे ना, हुकूमत बनी है वो मुंतखब अराकीन की वजह से है, वो चाहे जहांगीर खान तरीन ग्रुप के MPAs हों या MNOs हों, और वो बरमला कहते हैं कि बुज़दार साहब अगर चीफ मिनिस्टर हैं तो इलेक्टेड MPAs की वजह से हैं, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं तो इलेक्टेड MNAs की वजह से हैं। इनको इग्नोर करके गैर मुंतखब लोगों के हाथों में खेल के अगर आप पॉलिसी बनाएंगे तो जिन्होंने फिर 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने के बाद, 5 साल के बाद लोगों के दरवाजे पे फिर जाना है वोट मांगने के लिए, उनको तो फिक्र है ना, वो बेइज्जत भी होंगे, उनसे सवालात भी पूछे जाएंगे, उनको ये भी कहा जाएगा कि नहीं भाग जाओ यहाँ से, हमारी तौबा, हम आपको वोट दें। तो मुंतखब होने वाले लोग इस वजह से डरते हैं। राइट। पर ऐसा ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर सोल्यूशन भी कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका हल क्या है। 2 साल अगले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जन साहब, तमाम मसाइल हमारे सामने हैं,
मसाइल की निशानदही कई दफा हो चुकी। हल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले 2 साल में ऐसा क्या करना चाहिए कि मामलात जिस पॉइंट पर हैं उससे मुख्तलिफ हो सके? हल निकालने वाले सब इस वक्त असेंबलीज में बैठे हुए हैं सारे। मैंने आपको बता दिया कि किसी ने जहमत ने की, पीटीआई को सिर्फ ये क्रेडिट जरूर दें कि सिंध में उन्होंने एक अल्टरनेटिव बजट पेश कर दिया हुकूमत के लिए, कम से कम ये जहमत उन्होंने की। हमारे यहाँ जो मेजर सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है आपकी, वो बजट के ऊपर उनको अंदाजा ही नहीं बात क्या कर रहे हैं। आप सुन लें, शहबाज शरीफ साहब ने 2-2.5 घंटे जो तकरीर की, उसमें क्या उन्होंने बात की, उन्होंने व्हाट इज स्पेसिफिकली जो था उसमें बात हो रही थी। अभी मैं असद इकबाल साहब की बात सुन रहा था, वो बजट की तकरीर कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं जी कि इशू बजट है पाकिस्तान की गुर्बत है बजट। वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान को सिर्फ इसलिए लाया गया है कि पाकिस्तान गेटिंग प्रोग्राम रोल बैक कर दिया जाए। हम बात करते हुए ये भी नहीं सोचे कि पाकिस्तान की किस चीज के बारे में कैसे हम बात कर रहे हैं। तो जो लोग इस मसले का हल, जिनको हमने चुन के भेजा है वहां पर, एक्चुअली वही सबसे बड़ा मसला बन के रह गया हमारे लिए। अब अगर जिससे भी आप बात कर लें, वो बेचारे, उनको ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये हमारी सियासी लीडरशिप है, मतलब आज जाके देख लें क्रॉस द पार्टी, एक पार्टी में हो या दूसरी पार्टी में हो, आप सारी मेजर पार्टी को, लोग तो यही होते हैं ना बैठे हुए। आप इनसे अगर तवक्को करते हैं कि ये जिनको बजट पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, जिन्होंने बजट की इजलास में 16 बंदे बैठे हुए हैं, बजट के इजलास में आप खड़े हो गए कि इमरान खान को तनकीद का बनाना, निशाना बनाना, बनाए आप उसको, आप कहना शुरू हो गए जी वो एटमी प्रोग्राम रोल बैक करना है। इसका बजट से क्या ताल्लुक है? ये लोग बजट आपको ठीक करके देंगे, ये आपके लिए पाकिस्तान एक हकीकत है, गुर्बत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जब तक बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपको दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक ये डिलीवर करना शुरू नहीं कर देगा, आपका काम नहीं बनेगा। इसमें पाकिस्तान किस पे इन्हिसार कर रहे हैं? आपकी एग्रीकल्चर आपको सेविंग ग्रेस बनती है, पहले तो गुज़श्ता दौर में तो वो भी नेगेटिव में चलेगी, शुक्र है इस दफा को बेहतर रहा। उसमें आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सिर्फ टेक्सटाइल को छोड़ के अलावा आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अगर जब तक आप इस तरफ डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, इससे जॉब क्रिएशन नहीं होगी। आप आईटी की बहुत हम बात कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमी में बहुत मेजर फैक्टर बन गया इसको। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की, वो जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप है लोगों की, उसकी वजह से अबाउट $1 बिलियन प्लस हम ले रहे हैं उससे। दुनिया से मतलब कितना कमा रही है इससे। तो जब तक आप स्ट्रक्चर को ठीक करके बैलेंस आउट करके नहीं देंगे, आप हर एक को इस तरीके से डेवलपमेंट के चांसेस नहीं आएंगे। माफियाज को और उनके हाथ में आप नहीं खेलेंगे, तब तक ये माप ठीक नहीं होगा। ये ठीक हो गया। परा साहब, आपकी तरफ भी मैं हल की सजेशन आपसे चाहूंगी। क्या हल क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या करें? इसी तरह तो नहीं चल सकता ना मामला। सोल्यूशन तो आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बता दिया। उन्होंने कहा कि जी वो पिछली हुकूमतें ही जिम्मेदार हैं। ये 3 साल जो गुजरे हैं, इसमें उनको इस पूरी हुकूमत को पूरे 3 साल में एक ही बात का पता चल रहा है कि जो मसाइल हैं वो पिछली हुकूमतों क्रिएट किए हुए। भाई होंगे क्रिएट किए हुए। हम कब कहते हैं कि पिछली हुकूमतों को आप एहतसाब न करें, उनसे नहीं पूछें आपने 3 साल में क्या किया है। यानी चीनी का बुरान आपके दौर में पैदा हुआ, इसमें कहां पिछली हुकूमत थी। आज अगर आटे के ऊपर टर्म ओवर टैक्स लगा दिया और फ्लोर मिल्स वाले कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क में फ्लोर मिल्स बंद कर देंगे, और अगर उस फैसले पे अमल दरामद हो गया, फ्लोर मिलें बंद हो गई, मुल्क में आटे का बुरान आ गया, तो ये भी 3 साल पिछली हुकूमतों का मसला होगा। नहीं, क्या किया तो सवाल है पराचा साहब, लेकिन क्या करना चाहिए, मेरा सवाल ये है। नहीं, इनको अगर 3 साल में इनको ये नहीं पता चल सका कि क्या करना चाहिए, तो आपका ख्याल है अगले 2 साल में पता चलेगा? और भाई अपना ही कारकर्दगी को सुने इनको क्या करना चाहिए। यानी पिछले हफ्ते में पूरे मुल्क में वैक्सीन नहीं थी। मैं आपको कॉल करता हूं, आप किसी को कॉल करती हैं, टेप मैसेज आ जाता है कि वैक्सीन लगवाएं जी, वैक्सीन लगवाएं। पूरे मुल्क को हमने उनको सेंसिटाइज कर दिया और आगे पता चला वैक्सीन ही नहीं है। ये किसने करना था? ये शहबाज शरीफ ने करना था। वो तो डेंगू के जमाने में उसने कर दिया था जब डेंगू आई थी। ये तो आपने करना था। बड़े अफलातून बने बैठे हैं, पता नहीं
घंटा उनसे लेक्चर दिलवा लें, वो बातें करेंगे, लेकिन जब काम करने की आएगी तो उनको ये भी पता नहीं होता कि हमने वैक्सीन कैसे मंगवानी है, हमने ऑर्डर कब देना है, हमें कब ऑर्डर देना चाहिए था कि हमारे पास वैक्सीन बार वक्त आ जाती। आप मुझसे पूछ रही हैं इनको क्या करना चाहिए। 3 साल में अगर नहीं हो सका तो अगले 1 साल में मैं आपको क्या बताऊं कि ये क्या करें, क्योंकि जो आखिरी साल बच जाता है वो तो इलेक्शन का साल होता है, वो जोड़ तोड़ का साल होता है, वो परिंदों के उड़ने का साल होता है, वो इधर उधर भागने का साल होता है। राइट, ठीक हो गया। फराज साहब थैंक यू सो मच, वक्त खत्म हो गया शो का। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। मियां सैफुर रहमान साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो एज वेल। इसी के साथ तनीका निसार को इजाजत दीजिए। नाज़रीन, दावे और वादे एक तरफ, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज है वो एक तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बजट को पजीराई तो मिल रही है बहुत सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के अंदर, लेकिन तब तक जब तक इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी तक नहीं आता, तब तक इसकी अच्छाई एक आम आदमी फील नहीं कर सकेगा। और एक आम आदमी के लिए रोजगार, 3 वक्त की रोटी, घर पे छत और कपड़े पहनने को, तन ढकने को कपड़े चाहिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 2 साल खत्म होने से पहले ये काम कर सकेगी या नहीं? दैट इज द मेन क्वेश्चन। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।